हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसबीएन ऑनलाइन क्लासेज में। अपन पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में अपन पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आज स्टार्ट करेंगे। देखिए जो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं और आउटसाइड में कहाँ से होते हैं। टोटल कितने वर्ग हैं? 18। तो 13वें वर्ग से लेकर के और लास्ट के 18वें वर्ग तक पी ब्लॉक है। ठीक है, कहाँ से? 13वें वर्ग से शुरू होकर के 18वें वर्ग तक पी ब्लॉक है। ठीक है, ये जो पी ब्लॉक के तत्व हैं वो 13वें वर्ग से शुरू होंगे। तो मैं एक बार आपको सारे पी ब्लॉक के तत्व बताता हूँ कि कौन कौन से हैं। उसके बाद में उनका अपन सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या मतलब होता है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है कि भाई जो बाह्यतम कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ये मतलब होता है। जो 13वें वर्ग से लेकर 18वें वर्ग के सारे जो तत्व हैं वो पी ब्लॉक के तत्व हैं। दूसरी ये बात है कि जो पी ब्लॉक के तत्व हैं उनमें धातु भी है, अधातु भी है और उपधातु भी। जो पी ब्लॉक के तत्व हैं उनमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, इस कारण से इनको सामान्य जो पी ब्लॉक के तत्व हैं वो भी कहा जाता है। भाई इनमें सब तरह के हैं, सारे तरह के जो तत्व हैं वो इसमें पाए जाते हैं। जैसे तो एस ब्लॉक है सारे धातु है, डी ब्लॉक है अधिकांश धातु है, एफ ब्लॉक है उसमें रेडियो एक्टिव तत्व है और धातुओं की जैसी प्रकृति होती है उनकी। ठीक है, जो अधातु होती है वो पी ब्लॉक में होती है, उपधातु भी पी ब्लॉक में होती है ना, और जो धातु होती है वो भी होती है। तो ये एक तरह से मिक्सचर है, धातु अधातु उपधातु तीनों चीजें पाई जाएंगी पी ब्लॉक के अंदर। ठीक है, उसके बाद में ये जो 13वां वर्ग है, ये 13वां वर्ग है बोरोन फैमिली। ठीक है, 13वें वर्ग का क्या नाम है? बोरोन फैमिली। फिर क्योंकि इसका पहला तत्व कौन सा है? बोरोन है। फिर उसके बाद में कार्बन फैमिली हो जाएगी, उसके बाद में नाइट्रोजन फैमिली हो जाएगी, फिर ऑक्सीजन फैमिली हो जाएगी, फिर ये फ्लोरीन वाली और ये लास्ट वाली अक्रिय गैस हो जाएगी। अब इसमें से जो नाइट्रोजन फैमिली है उसका एक अतिरिक्त नाम और है निकोजन। निकोजन। ठीक है, जो ऑक्सीजन वाली फैमिली है उसका एक और नाम है क्या? चाल्कोजन। चाल्कोजन। जो फ्लोरीन वाली फैमिली है उसका एक और अतिरिक्त नाम है कौन सा? हेलोजन। हेलोजन। ठीक है, तो ये चीजें हुई निकोजन, चाल्कोजन और हेलोजन। निकोजन कौन सी? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक ये वाले बिस्मिथ, ये इनको निकोजन भी बोलते हैं। जो नाइट्रोजन फैमिली है उसका दूसरा नाम है क्या? निकोजन। इनको निकोजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो नाइट्रोजन फैमिली है उसमें नाइट्रोजन और जो फास्फोरस तत्व है, ठीक है, ये जो तत्व हैं इनका उपयोग रासायनिक उर्वरक बनाने में किया जाता है। रासायनिक उर्वरक बनाने में इस नाइट्रोजन फैमिली का उपयोग होता है, नाइट्रोजन और फास्फोरस का। इसकी वजह से इसको निकोजन बोलते हैं। इनको बोलते हैं चाल्कोजन। इनको चाल्कोजन इसलिए बोलते हैं कि ये जो ऑक्सीजन जो है वो जितनी भी धातु है उन सबके साथ में एस के रूप में पाई जाती है। ठीक है, ये इसके जो नीचे वाले तत्व हैं वो एस के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इनको चाल्कोजन बोलते हैं। और जो FCl Br है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेलोजन। लास्ट वाली जो है ना इसके 2-3 नाम हैं। इनको एरोजन बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं, है ना, उत्कृष्ट गैस बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। ऐसे इसके बहुत सारे नाम हैं। एरोजन भी बोलते हैं,
अक्रिय गैस बोलते हैं, नोबल गैस बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। अब छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं पी ब्लॉक में से एक नंबर है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि जो नाइट्रोजन फैमिली है उसका दूसरा नाम क्या है, या फिर अक्रिय गैस है वो कौन से वर्ग के तत्वों को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। इस प्रकार के ये तीन चारों के इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं सिंपल सिंपल। इसमें जैसे ये पूछा जाए भाई है ना, इनको अक्रिय गैस या नोबल गैस क्यों कहा जाता है, तो अक्रिय गैस इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो दूसरे तत्व हैं, दूसरे आवर्त के जितने भी तत्व हैं उनमें से किसी से भी क्रिया नहीं कर पाते। ठीक है, क्रिया इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इनका जो बाह्य कोश है उसका विन्यास क्या होता है, स्थायी विन्यास होता है, और स्थायी विन्यास की वजह से ये क्या दूसरे तत्वों से क्रिया नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको अक्रिय गैस कहते हैं। फिर उसके बाद में क्या पाया गया कि जो हीलियम वगैरह, नियोन, आर्गन वगैरह, इनके एक दो ऐसे मतलब उत्पाद देखे गए, इनके तो फिर भी ऐसे बहुत कम है, लेकिन जो जीनोन है उसके कुछ यौगिक देखे गए, जैसे XeF4 है ना, XeF6, XeO3, इस प्रकार के कुछ यौगिक इनके पाए गए, इनकी खोज के बाद में इनको अक्रिय गैस कहना कम कर दिया और उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस कहने लग गए। उत्कृष्ट या नोबल गैस का मतलब हो गया कि क्रिया बहुत कम करते हैं, और अक्रिय गैस कहने का मतलब होता है कि दूसरे तत्वों से बिल्कुल ही क्रिया नहीं करते। तो अगर इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये अक्रिय है और ये उत्कृष्ट गैस है, तो इनको अक्रिय गैस कहना ज़्यादा सही बात है या उत्कृष्ट या नोबल गैस कहना ज़्यादा सही बात है। तो इनमें से जो ज़्यादा सही है वो उत्कृष्ट या नोबल गैस कहना ज़्यादा सही है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि इसको अक्रिय मतलब अक्रिय मतलब किसी से अगर क्रिया नहीं कर रहे तब अपन क्या कहते हैं, इनको अक्रिय गैस कहते हैं। लेकिन फिर इसके बाद में इसके कुछ तत्वों की खोज की गई, कुछ तत्व पाए गए, तो उन तत्वों को देख करके इनको अक्रिय ना कर करके फिर इनको नोबल या उत्कृष्ट गैस कहना ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, तो ऐसे पूछे हुए 18 वर्ग के तत्वों का दूसरा क्या नाम है, तो इनमें से जो भी आप लिखोगे ना वो सारे सही माने जाएंगे, कोई सा गलत नहीं माने जाएगा। लेकिन ऐसे पूछे भाई उत्कृष्ट, नोबल, अक्रिय, इनमें से कौन सा कहना ज़्यादा सही है, उत्कृष्ट गैस इनको कहना ज़्यादा सही है अक्रिय गैस की तुलना में। ठीक है, यहाँ तक बात हुई। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसकी क्या परमाणुवीय त्रिज्या। परमाणुवीय त्रिज्या, पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनकी परमाणुवीय त्रिज्या, परमाणुवीय त्रिज्या। इसकी जो परमाणुवीय त्रिज्या है उसका ये मतलब है कि जो भी तत्व हैं उसमें अपन जैसे अपन डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ते हैं या फिर एस ब्लॉक में पढ़े, अपन त्रिज्या में ये पढ़ते हैं कि एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाए तब इनकी त्रिज्या के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसमें त्रिज्या कैसे बढ़ती है घटती है, इसमें कैसे बढ़ती है घटती है, या फिर अपन एक ही आवर्त में बाएं से दाएं चले जाएं तब इसकी त्रिज्या बढ़ती है घटती है। कौन से अगर आपने को 4-5 तत्व दे दिए उनको ऐसे बोले भाई इनको त्रिज्या के बढ़ते हुए क्रम या घटते क्रम में आप अरेंज करो, है ना, तो फिर अपन कैसे इनको पता कर पाएंगे कि भाई ये तो इस छोटा है और ये बड़ा है। इस तरह से इन चीज़ों का अपने को क्या पता करना होता है। तो इसमें देखो परमाणुवीय त्रिज्या का सामान्य रूल क्या है कि अगर अपन वर्ग में नीचे जाते हैं, एक ही वर्ग में जब जाएं और एक ही आवर्त में जब जाएं, ये परमाणुवीय त्रिज्या में अपन ये दो चीजें देखते हैं। अब एक तो एक ही वर्ग में अपन जाएं और दूसरा एक ही आवर्त में अपन जाएं। तो एक ही वर्ग में जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, एक ही वर्ग में जब अपन ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुवीय त्रिज्या, परमाणुवीय त्रिज्या बढ़ती है। और जब अपन एक ही आवर्त में जाते हैं बाएं से दाएं, एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तब जो परमाणुवीय त्रिज्या है, परमाणुवीय त्रिज्या है वो क्या होती है, घटती है। परमाणुवीय त्रिज्या घटती है, परमाणुवीय त्रिज्या घटती है। अब इसका कारण क्या है कि अपन वर्ग में ऊपर से नीचे गए तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, और एक ही आवर्त में अपन बाएं से दाएं गए तो परमाणु त्रिज्या घटेगी। तो जो अपन वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्यों बढ़ेगी,
परमाणु त्रिज्या क्यों बढ़ेगी, और एक ही आवर्त में अगर अपन बाएं से दाएं जाएंगे तब परमाणु त्रिज्या क्यों घटेगी। इसका कारण देखो, पहले पर वर्ग वाली चीज देखते हैं कि परमाणु त्रिज्या क्यों बढ़ती है। तो देखो एक ही जो वर्ग है, एक वर्ग है उसमें कोष की संख्या, जैसे मान लो ये दूसरे आवर्त का तत्व है, सेकंड आवर्त का तत्व है, और ये तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, और छठवें आवर्त का तत्व है, छठे आवर्त का तत्व होगा। जैसे जैसे आवर्तों की संख्या बढ़ती है, इनको जब अपन आवर्त सारणी पढ़ते हैं तब इनको अच्छे से डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन आप संक्षिप्त में ये इस तरह से समझो, जैसे जैसे अपन आवर्त में नीचे की साइड में जाते हैं या अपन एक ही आवर्त में रहते हैं तो सारे तत्व, एक आवर्त के सारे तत्वों का बाह्यतम जो कोष होता है वो समान होता है। और जब अपन वर्ग में नीचे की तरफ जाते हैं ना तो हर स्टेप पे एक, मतलब एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि जितने आवर्त की संख्या होती है उसमें कोषों की संख्या उतनी होती है। कोषों की संख्या मतलब कहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो कोष होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमता है या जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना या प्रायिकता अधिकतम होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन क्या, आवर्त, या जो उसको अपन कोष बोलते हैं। और एक कोष के सारे तत्व एक ही आवर्त में दर्शाए, फिर दूसरे कोष के जो दूसरा अगर जो अलग आवर्त के जो तत्व हैं उसमें दूसरा कोष हो जाता है, फिर तीसरा कोष, ऐसे बढ़ता है इसमें। जैसे मान लो ये बोरोन है, अभी बोरोन का नाभिक हो, दूसरा आवर्त का तत्व है तो इसमें क्या दो कोष है, ऐसे दो कोष है। अब जब अपन एल्युमिनियम पढ़ेंगे, एल्युमिनियम, तो ये एल्युमिनियम का नाभिक हुआ, इसके बराबर नाम नाभिक, मान लो ये एल्युमिनियम का नाभिक हुआ, उसके बाद में इसमें ये तीसरा आवर्त है ना, तो कोषों की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें 3 हो जाएगी। तो ये पहला कोष, फिर ये दूसरा कोष और ये तीसरा कोष, ठीक है। अब उसके बाद में अपन मान लो गैलियम देखें, तो ये गैलियम का क्या हुआ, अपन यहाँ इसको ड्रॉ, ये गैलियम का नाभिक। अब गैलियम में कितने होंगे, 4 कोष होंगे, तो ये पहला, उसके बाद में दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। इसके बाद में अपन इंडिया में जाएंगे तो 5 कोष हो जाएंगे, इसमें जाएंगे तो 6 कोष हो जाएंगे। अभी आप इनकी साइज देखो, बोरोन है उसमें 1 और 2 ही कोष थे, 2 ही कोष थे, तब इसका आकार देखिए कितना है, या जो इसकी रेडियस है वो बाह्यतम कोष से जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी रेडियस ये हुई, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन एल्युमिनियम के पास में जाएंगे तो एल्युमिनियम में 1 कोष बढ़ गया, तो देखो त्रिज्या बढ़ गई, पहले यहाँ तक ही था 2 ही कोष थे जब अपन बोरोन पे थे, अब एल्युमिनियम पे 1 कोष बढ़ गया। अब देखो गैलियम पे जाएंगे ना तो कोषों की संख्या और बढ़ेगी, और ये जो त्रिज्या है लगातार बढ़ रही है, इसकी त्रिज्या इतनी है, त्रिज्या मतलब इसकी जो परमाणु त्रिज्या है, ठीक है। तो ये नाभिक से लेकर के बाह्यतम कोष तक, फिर ये भी नाभिक से लेकर के बाह्यतम कोष तक, फिर ये भी नाभिक से लेकर के बाह्यतम कोष तक, तो नाभिक से लेकर के बाह्यतम कोष तक की ये दूरी हुई। बाह्यतम कोष मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो अपन एक ही वर्ग में जब गए, एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जब जाते हैं तब आवर्त बढ़ गए, आवर्त बढ़ता है इसका मतलब कोषों की संख्या बढ़ती है, और कोषों की संख्या बढ़ती है इसका मतलब परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो ये चीज अपन तक समझिए कि एक ही वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो परमाणु त्रिज्या है वो बढ़ती है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद में जब अपन एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो जो परमाणु त्रिज्या होती है वो घटती है। अब इसके घटने का क्या कारण है, जैसे अपन ने ये वाला आवर्त रखा, ये सेकंड आवर्त के तत्व है सारे, जो आवर्त सारणी है उसमें जो ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो सारे आवर्त हैं, और जैसे खड़ी लाइनें हैं वर्टिकल वो सारे वर्ग हैं। तो 18 वर्ग है और 7 आवर्त है, ठीक है। तो 18 वर्ग में से जैसे मान लो ये जो 13वें वर्ग में अपन ये देखा भाई एक ही वर्ग में, अब ये चीजें सारे वर्गों के ऊपर लागू होगी। जैसे अपने ये इसका लेकर के देख लिया, अब कार्बन से सिलिकॉन की तरफ जाएंगे तब इसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, नाइट्रोजन फास्फोरस इसमें नीचे की तरफ जाएंगे इसमें परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलोनियम पोलोनियम इसमें नीचे की तरफ जाएंगे इसमें परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, इनमें भी बढ़ेगी। मतलब इसका मतलब ये है एक तरह से F जो है फ्लोरीन उससे बड़ी होगी परमाणु त्रिज्या क्लोरीन की, उससे बड़ी होगी ब्रोमीन की, और उससे बड़ी आयोडीन की, और उससे बड़ी इस एक्टिन की, ठीक है। तो ऐसे परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, वैसे ये रेडियो एक्टिव इसको छोड़ो तो हालांकि बढ़ती है ये भी त्रिज्या। तो रेडियो एक्टिव को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रेडियो एक्टिव जो तत्व है वो लगातार विघटित होते रहते हैं, और उनका जो रासायनिक गुणों का या जो उसके जो भौतिक गुणों का जो अध्ययन होता है वो कर पाना ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है, सामान्य तत्वों की तुलना में। तो अपन एक ही वर्ग में जो एक ही आवर्त वर्ग में जो ऊपर से नीचे गए, ऊपर
ऊपर से नीचे के अब ऐसे लिख देते हैं भाई एक आड़ा होगा है ना, तो ये ऊपर से नीचे गए एक ही वर्ग में, तो एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे गए तो परमाणु का जो त्रिज्या है वो बढ़ती, तो मेरे से बढ़ने का साइन लगा दी, इस साइड में परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। अब ये सारी चीजों में से सारे तत्वों के लिए लागू, ऊपर से नीचे जाएगी परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। उसके बाद में दूसरी बात अपने क्या देखी कि जो आवर्त है वो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या एक के आवर्त में जाने पर घटती है। इसका भी अपन रीजन देखते हैं भाई क्यों ऐसा होता है कि परमाणु त्रिज्या एक ही आवर्त में जाने पर बाएं से दाएं जाने पर घटती क्यों है परमाणु त्रिज्या। तो अपन बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नीम ये सेकंड आवर्त के अपने कुल 6 तत्व लेंगे। अब इसमें देखो एक ही आवर्त में जब अपन जाएंगे, जैसे बोरोन से अपन किस पे गए, कार्बन पे, तो आवर्त सेम है तो कोषों की संख्या क्या है, सेम है। अगर आवर्त वही है तो कोष भी कितने हैं, वो के वही है। मतलब अगर अपन सेकंड आवर्त में, तो सेकंड आवर्त के सारे तत्वों के जो कोष है वो वही है, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ। सेकंड आवर्त मतलब 2 ही कोष है, बोरोन, फिर उसके बाद में कार्बन, उसके बाद में अपन ने क्या लिया, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में भी क्या रहेंगे, 2 कोष रहेंगे। अब अपन अगर वर्ग वाली साइड से देखें तो कोषों की संख्या नहीं बढ़ रही है, तो परमाणु त्रिज्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, लेकिन समान होती नहीं है, परमाणु त्रिज्या अपन ने क्या लिखा है, घटती है। अब इसके घटने का क्या कारण है, बोरोन में जो नाभिक है, नाभिक में क्या चीज होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक जो है उसमें क्या चीज होगी, न्यूट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा, ठीक है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और जो बाह्य कोष है इनमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो जो बोरोन है उसमें न्यूट्रॉन कितने भी हो, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई आकर्षण नहीं है, जो आकर्षण है वो पूरा किसके ऊपर है, प्रोटॉनों के ऊपर है। तो प्रोटॉनों पे बोरोन है उसमें कितने प्रोटॉन है, 5 नंबर पे आता है, तो 5 प्रोटॉन है। का जो कार्बन है उसमें प्रोटॉन कितने हैं, 6। फिर नाइट्रोजन है उसमें प्रोटॉन कितने हैं, 7 हैं, ऐसे इसमें प्रोटॉन 7 है। अब जो बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन हैं, बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके ऊपर ये प्रोटॉन कूलम्बीय बल लगाएगा। कूलम्बीय बल मतलब F = K Q1 Q2/r², F = K Q1 Q2/r²। ये आप फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे या पढ़ लेंगे, मतलब ये कुछ नहीं है, इसका मतलब है जो बल लगता है, F का मतलब जो बल लगेगा वो ये तो कांस्टेंट होता है, और जो Q1 और Q2 है वो 2 आवेशों दोनों के बीच में जो लगने वाला जो परिणामी बल है वो कितना है, इसका है कूलम्ब। तो बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन, और अंदर क्या है, प्रोटॉन। इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है वो इसने निकालता है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे और जो आकर्षण बल इन दोनों के बीच में लगता है, इससे आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों लगा सकते, निकाल सकते हैं इसमें। तो इसमें ये केवल बल बताता है, पर वो सब छोड़ो, आकर्षण बल किसमें लगेगा, जब विपरीत प्रकार के आवेश होंगे, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कोई आकर्षण बल लगेगा नहीं, लगेगा क्योंकि प्रोटॉन में पॉजिटिव और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं है। फिर उसके बाद में कूलम्बीय आकर्षण बल नहीं लगेगा। उसके बाद में अगर आप देखिए प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगा आकर्षण बल, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन पे सेम चार्ज है, धनात्मक आवेश। प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या है, विपरीत आवेश, और विपरीत आवेश में क्या लगता है, आकर्षण बल। तो विपरीत आवेश में आकर्षण बल लगता है, इसकी रीजन ये है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इसमें जो प्रोटॉन है इसके नाभिक में, उन दोनों में आकर्षण लगेगा, यहाँ भी आकर्षण बल लगेगा, यहाँ भी आकर्षण बल लगेगा। ये जो आकर्षण बल होता है इसमें अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे इसके आकर्षण बल का कि कहाँ जाता है। अब इसमें 5 प्रोटॉन है, तो एक तरह से इसको बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो अंदर की तरफ खींचने वाले एक तरह से 5 प्रोटॉन है, इसमें प्रोटॉन की संख्या और बढ़ रही है, इसमें प्रोटॉन की संख्या और बढ़ रही है, मतलब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। अगर नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो मतलब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अंदर की तरफ कोई खींचने वाली ताकत बढ़ रही है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर अंदर की तरफ खींचेगा तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ था, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो ये पूरा कोष क्या हो जाएगा, जिससे जुड़ करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा पास में जाएगा। और फिर जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इनको भी थोड़ा सा खींचेगा तो ये भी ऐसे अंदर आ जाएगा। कुल मिला के जो नाइट्रोजन है वो ये नाइट्रोजन का नाभिक, और पहले जितना आकार था ना नाभिक की तुलना में, वहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। थोड़ा छोटा होने का कारण क्या है कि जो नाभिकीय बल है वो इलेक्ट्रॉनों को, ये जो बाह्य कोष के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अंदर की तरफ खींचता है, अंदर की तरफ खींचता है, तो थोड़ा सा आकार क्या होता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। या अपन इसको सिंपल भाषा में
ये कहें कि जैसे मान लो ये फुटबॉल है और फुटबॉल के अंदर बाहर अपन क्या लगा दें, मतलब हवा नहीं भरी, हवा इसमें भर रखी है अपने और अंदर उसकी चुंबक रख दे, बाहर कोई लोहे की चीज रख दे, वो लोहे वाली चीज अंदर की तरफ क्या हो गया, अट्रैक्ट होगी, है ना, उस अंदर, लेकिन वो जो चुंबक को स्थिर होनी चाहिए, है ना, तो ऐसे कोई लोहे का ऐसे चारों तरफ भी खींचा हो और उसके अंदर कोई चुंबक हो जो शक्तिशाली हो, उसको खींचने में मतलब एक तरह से खींचने में सक्षम हो, तो वो ऐसे खींचेगा, है ना, तो उसी तरह से होता है कि अंदर जो प्रोटॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, तो जैसे इतना आकार है तो क्या हो जाएगा, आकार थोड़ा छोटा हो जाता है इसका, आकार छोटा होने का, क्योंकि अंदर की तरफ जो प्रोटॉन है वो उसको क्या करें, खींच रहे हैं अंदर की तरफ, अगर अंदर की तरफ खींच रहे हैं तो ये जो नाभिकीय आवेश है वो नाभिकीय आवेश खींचने की वजह से क्या इसका आकार छोटा होता है, तो आकार छोटा होता है मतलब परमाणु त्रिज्या घटती है। सिंपल बात समझ वापस से देखो, आप एक ही लाइन में समझाता हूँ, ये तो मैंने आपको थोड़ा डिटेल करके समझाया, मैं आपको एक ही लाइन में समझाता हूँ कि जो एक ही आवर्त में जब अपन बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इसको आप कुल मिला के ऐसे सोचो कि जो प्रोटॉनों की संख्या है वो बढ़ती है, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ भी रही है ना, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ता है। अब कितना कैसे पता चलेगा, ये प्रोटॉन जितना परमाणु क्रमांक होता है किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है वो परमाणु क्रमांक के बराबर ही, न एक कम न एक ज्यादा, उसी परमाणु क्रमांक के बराबर ही सदैव प्रोटॉनों की संख्या होगी, इसमें कहीं कोई अपवाद नहीं, जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी उसका परमाणु क्रमांक उतना ही होगा उस तत्व का, या उसका उल्टा भी सकते हैं, जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही उसमें क्या होगा, प्रोटॉनों की संख्या होगी, ठीक है, तो परमाणु क्रमांक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, इसका क्या मतलब है कि जो बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन उसको अंदर की तरफ कोई खींच रहा है, इसको अंदर की तरफ कोई खींच रहा है, तो अंदर की तरफ जैसे मान लो यहाँ है बाह्य कोश, वो थोड़ा पास में है, तो मिला के उसका आकार घट जाएगा। अब तक अपन ने क्या पढ़ा है इसके अंदर, वापस से रिव्यू करता हूँ, अपन ने ये पढ़ा है कि जो पी ब्लॉक के तत्व है वो 13वें वर्ग से लेकर के 18वें वर्ग तक है, जो भी तत्व आपके सामने है, ठीक है, 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18 ये 6 वर्ग है, इसके अंदर धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के तत्व हैं, ठीक है, तीनों प्रकार के तत्व हैं, इसमें उपधातु कौन कौन सी हैं ये चीज भी अपन डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें उपधातु कौन कौन सी हैं, ठीक है, लेकिन इससे पहले अपन एक बार इसका रिव्यू कर लेते हैं। तो ये एक चीज हुई 13वें वर्ग से लेकर 18वें वर्ग तक है, फिर उसके बाद में अपन कुछ जो परिवार है, जैसे इसका नाइट्रोजन फैमिली नाम है इस पूरे का, इसमें नाइट्रोजन फैमिली के सारे तत्व हैं, नाइट्रोजन फैमिली मतलब नाइट्रोजन के जैसे गुण रखने वाले हैं सारे तत्व, जैसे गुण नाइट्रोजन के हैं वैसे ही गुण सारे तत्वों के, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Ca, एंटीमनी और बिस्मुथ, इनके सबके जो गुण हैं वो एक जैसे हैं, रासायनिक भी और कुछ हद तक भौतिक गुण भी, तो रासायनिक और जो भौतिक गुण है वो एक से, इसीलिए तो इनको क्या किया, एक ही वर्ग में रखा, ऐसे एक ही वर्ग में रखा, जैसे अपने नाइट्रोजन का अध्ययन कर लिया तो अपने बिस्मुथ का भी बहुत हद तक अध्ययन कर लिया, पूरा 100% नहीं, लेकिन जो बहुत सारे रासायनिक और जो भौतिक गुणधर्म है वो क्या होते हैं, नाइट्रोजन से लेकर के बिस्मुथ तक, ये सारे जो 5-6 तत्व हैं उनके सबके सेम होते हैं पांचों, ऐसे ही कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये स्टेनस और ये जो प्लम्बेन है इनके सबके गुणधर्म समान है, इसी तरह समान इसमें है, सारों का गुण समान है, तो इसमें जो पहला तत्व है उसके आधार पर इसका नाम रख दिया, इसका नाम क्या रखा, बोरॉन फैमिली, फिर इसका नाम कार्बन फैमिली, इसका नाम नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन के अलावा इसका नाम निकोजन भी रख दिया, निकोजन नाम इसका इसलिए रखा कि इसका जो उपयोग है वो रासायनिक उर्वरक बनाने में किया जाता है, तो रासायनिक उर्वरक बनाने में इसका उपयोग करने के कारण इसका नाम निकोजन रखा गया। फिर जो ऑक्सीजन है उसका नाम, जो ऑक्सीजन की फैमिली है, फैमिली मतलब ऑक्सीजन अगर बोलेंगे तो यही होगा, ऑक्सीजन फैमिली में ये पांचों तत्व आ गए, तो जो ऑक्सीजन फैमिली उसमें क्या हुआ, ये सारे के सारे तत्व आ गए चारकोजन, अब इनको सबको सामूहिक रूप से चारकोजन कहा जाता है। चारकोजन कहने का क्या कारण है, चारकोजन कहने का ये कारण है कि भाई जो ऑक्सीजन फैमिली है, इस ऑक्सीजन फैमिली का जो इसकी जो मतलब मात्रा जो पाई जाती है वो एस के रूप में जो पदार्थ पाए जाते हैं उनके साथ में ऑक्सीजन जुड़ी हुई होती है, या इसके जो टेलुरियम वगैरह जो तत्व हैं वो क्या होते हैं एस के रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद में ये हेलोजन जो है, जो फ्लोरीन फैमिली है, इसको हेलोजन, इसको तो नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, बोरॉन फैमिली इन नामों से ज्यादा जाना जाता है, लेकिन इसको फ्लोरीन फैमिली के नाम से ना जाना करके ज्यादातर इनको हेलोजन तत्वों के नाम से ही जाना जाता है। फिर उसके बाद में अक्रिय गैस, एरोजन, नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस, इन सब नामों से जाना गया है। उसके
वो अक्रिय इसलिए कहते हैं, अक्रिय अपन इसलिए कहते हैं कि शुरुआती दिनों में जब इनकी खोज हुई थी तब इनकी रासायनिक प्रकृति का अपने को पता नहीं था, और अपने ये मानते थे कि भाई किसी दूसरे तत्व से क्रिया नहीं करते। अगर ये पूछे भाई क्रिया क्यों नहीं करते, तो इसका जो स्थायी विन्यास होता है, स्थायी विन्यास मतलब, स्थायी विन्यास का ये मतलब होता है कि भाई इसके वायतन कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसके भी वायतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तत्व क्या होता है, स्थायी विन्यास का पालन करता है, या फिर अपन ये कहें कि भाई अष्टक नियम का पालन करता है। तो अष्टक नियम का जो पालन करते हैं वो स्थायी विन्यास होते हैं, स्थायी विन्यास होते हैं वो किसी से क्रिया नहीं करते। ये पहले इनके बारे में चर्चा थी, ये जानकारी थी। उसके बाद में इनको उत्कृष्ट और नोबल कैसे कहा जाने लगा, इसका क्या कारण रहा? इसका कारण यह है कि जो जीनोन है, जो अक्रिय गैसें हैं उसमें से जो जीनोन तत्व है वो तत्व है उसके कुछ रासायनिक यौगिक पाए गए, वो रासायनिक यौगिक पाए जाने, अगर वो रासायनिक पाए गए तो अक्रिय रहा ही, अक्रिय नॉन रिएक्टिव, मतलब किसी क्रिया नहीं करा, क्रिया का मतलब हो गया, लेकिन फिर ये क्रिया करता हुआ पाया गया, कुछ इसके यौगिक भी पाए गए। अच्छा, तो इसलिए इनको क्या कहा था, उत्कृष्ट गैसें या नोबल गैसें कहा था। अब इसमें मेन बात है कि भाई ये कौन से, भाई ये अपन इसको अक्रिय कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई ये किसी की क्रिया नहीं करते हैं या फिर बहुत कम क्रिया करते हैं। तो जो बहुत कम क्रिया करते हैं, भाई कौन से तत्वों से क्रिया करते हैं, तो जिनकी जो विद्युत ऋणता होती है वो बहुत अधिक होती है, और बहुत अधिक किनकी होती है, ऑक्सीजन और क्लोरीन की। तो जिनकी विद्युत ऋणता बहुत अधिक होती है ये उनसे ही क्रिया कर पाते हैं। तो ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ इसकी यौगिक देंगे, उसके बाद में उन नोबल गैसें कहा जाएगा, ठीक है, जैसे HCF6, HCO3, HCF4, है ना, इस प्रकार का। उसके बाद में मैंने पढ़ा इसके अंदर पी ब्लॉक के तत्वों में परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या में मैंने पढ़ा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या पर क्या प्रभाव होता है। वर्ग में तो क्या होगा, बढ़ेगी त्रिज्या, और आवर्त में क्या होती है, त्रिज्या बढ़ती है, घटती है। तो आवर्त में त्रिज्या घटती है और वर्ग में त्रिज्या बढ़ती है। अब इसके घटने का क्या कारण है, अपने डिटेल से पढ़ा कि भाई नाभिकीय आवेश घटता है। इसका कारण अगर अपन एक लाइन में लिखें तो इसका यह है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और जो एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसकी परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। अब परमाणु त्रिज्या बढ़ने का क्या कारण है, इसके अंदर कोषों की संख्या बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ती है। तो ये अपने एक लाइन में इसको याद रख लें कि भाई ऊपर से नीचे जाएंगे परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है, और बाएं से दाएं जाएंगे परमाणु त्रिज्या घटेगी क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे पी ब्लॉक के तत्वों की महत्वपूर्ण संरचनाएं। उसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड देखो, इस टॉपिक में से एक तो पूछी जाती है ऑक्सीकरण अवस्था, जो भी यौगिक है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, ठीक है, एक तो ये चीज़ पूछी जाती है। दूसरी उसकी संरचना बनवाते हैं कि भाई कोई भी आपको यौगिक का नाम देंगे और उसमें से पूछेंगे इसकी संरचना बनाइए, या फिर उसमें संकरण वगैरह उसकी आकृति वगैरह पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ ही नहीं पूछते हैं। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में अपन पहला जो यौगिक लेंगे वो लेंगे N2O। अब इसका नाम क्या होगा, डाई नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, देखो दो नाइट्रोजन है तो डाई नाइट्रोजन, और ये ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड, तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, +1, और इसकी संरचना कैसी होगी, दो तो नाइट्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन, तो ये संरचना हो गई। या फिर इसमें अनुनादी संरचना अगर इसकी अपन बनाएं तो इसकी संरचना क्या हो जाएगी, N डबल बॉन्ड N, फिर ये ऑक्सीजन, फिर ये डबल बॉन्ड O, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो ये हो गया N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये हुई नाइट्रोजन के ऑक्साइड में डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 होगी,
और ये इसकी क्या हो जाएगी, संरचना हो जाएगी। ठीक है, अगर अपन इसकी वो निकालें, इसके अंदर का अपन अगर संकरण निकालें तो संकरण देखो ऐसे निकाल सकते हैं अपन। अनुनादी संरचना का कभी भी संकरण नहीं निकाला जाता है, संकरण निकाला जाता है किसका, केंद्रीय परमाणु का। अब इसमें केंद्रीय परमाणु कौन सा होगा, नाइट्रोजन होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन का निकालेंगे तो इसमें संकरण निकालने का रूल क्या होता है, सिग्मा बंद और लोन पेयर की संख्या गिनते हैं। इसमें सिग्मा बंद कितने हैं, ये 1, और इसमें सिग्मा बंद कितना है, 1। चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही होता है। तो ये 1 और 1 2 हुआ, तो इसमें संकरण क्या हो जाएगा, sp संकरण हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे निकालते हैं। ठीक है, दूसरा इसका यौगिक कौन सा, NO, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +2। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। उसके बाद में ये एक सिंपल सा यौगिक है इसका, तो उसके बाद में तीसरा यौगिक है NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये चीज हुई। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हुआ उसमें क्या होगा, इसकी देखो संरचना पहले, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर अपन इसको कोऑर्डिनेट ना बॉन्ड बना के, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना भी सही है, ऐसे गलत नहीं है, पर अपन अनुनादी संरचना भी बना के देखते हैं, इसलिए अपने इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, इसकी अनुनादी संरचना हो जाएगी ऐसे, ये N डबल बॉन्ड O, फिर ये ऑक्सीजन माइनस, ये हो गई इस प्रकार से। ठीक है, अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी +4। उसके बाद में N2O3, मतलब डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में देखो 2 नाइट्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। बेसिकली ये क्या होता है, NO2 और NO, इन दोनों यौगिकों से मिलकर के बना हुआ होता है। मतलब NO2 और NO इन दोनों से मिलकर के बना होता है डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। तो NO2 और NO इन दोनों की संरचना बनाओ, तो NO2 की तो कौन सी हो जाएगी, NO की संरचना देखो, NO की ऐसे संरचना बनती है, NO इस पे माइनस आता है, इस पे प्लस आता है, ऐसे ही NO की संरचना होगी। अब उसके बाद में इसको अगर अपन बनाए कि N2O3 की संरचना बनाए, तो इसकी कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ऐसे नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। तो ये बन गया N2O3। ठीक है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, +3 होगी। कुल मिला के इसके अंदर है ना, अपने को जो भी नाइट्रोजन की ऑक्साइड है उसमें क्या पूछा जाता है, नाइट्रोजन के ट्राइऑक्साइड में पूछा जाता है, या जो नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है उसमें क्या पूछा जाता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में पूछा जाता है ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है इसकी, सबसे अधिकतम बार यही सवाल पूछा जाता है। उसके बाद में N2O4, ठीक है, N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन जो टेट्रा ऑक्साइड है उसमें क्या देखो, ये किससे मिलकर के बना होता है, 2 NO2 से मिलकर के बना होता है, 2 NO2, तो N2O4 हो गया। ठीक है, अब इसकी संरचना कैसे बनाओगे, ये नाइट्रोजन, ये NO2 बन गया, एक और NO2 बना दो, तो ये एक और NO2 बन गया।
ठीक है, इसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, +4 होगी। ठीक है, उसके बाद में N2O5, N2O5 N2O5 हो गया नाइट्रोजन या डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इसकी संरचना ऐसे हो जाएगी। जब भी सम संख्या में ऑक्सीजन आती है ना, जिसके भी बीच में, जैसे P2O5 या N2O5 ऐसे, तो एक ऑक्सीजन बीच में रखते हैं और बीच साइड में क्या दोनों परमाणु रख देंगे। ऑक्सीजन जैसे 5 थी तो एक ऑक्सीजन तो दोनों नाइट्रोजन के बीच में रहेगी और बाकी के जो ऑक्सीजन थे उनको क्या कर दिया, बांट दिया बराबर बराबर में, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसका पूरा सिस्टम होता है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +5। तो ये हुआ। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हुए। नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बाद में अपन पढ़ेंगे क्या, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल। फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल। देखो फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों में पहला है H3PO2। इसका नाम क्या होता है, हाइपो फास्फोरस फास्फोरस अम्ल। ठीक है, हाइपोफास्फोरस अम्ल। इसकी संरचना अगर अपन देखना चाहें तो इसकी संरचना ऐसे बनेगी, P डबल बॉन्ड O, OH, H और H। ठीक है, अब ये देखो बहुत सारी संरचना इस चैप्टर में, तो आप ऐसे नहीं भाई ऐसे कैसे याद होगा, आप 2-3 बार इनको आंखों के सामने से घुमाओगे दिन में 2-3 बार, तो ऐसे 3 या 4 दिन करोगे तो वो याद हो जाती है फिर अपने आप, है ना। इसकी ऐसे थोड़ा सा ऐसे होता है भाई, फास्फोरस के जब भी अपन ऑक्सी अम्ल बनाते हैं तब अपन क्या करते हैं, एक फास्फोरस को डबल बॉन्ड से जोड़ते हैं, उसके बाद में जितने ऑक्सीजन और हाइड्रोजनों की संख्या बचती है उनको OH के रूप में रख देते हैं। अब ऑक्सीजन अगर खत्म हो गई तो बाकी के जो हाइड्रोजन बच गए उनको अकेले अकेले हाइड्रोजन के रूप में लिख देते हैं। जैसे H3PO2 है, हाइपोफास्फोरस अम्ल है, तो फास्फोरस को एक ऑक्सीजन को तो डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, अब एक ऑक्सीजन इसमें से गया तो 3 तो हाइड्रोजन बचे और एक ऑक्सीजन बचा, तो एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन को OH के रूप में रख दिया, फिर 2 हाइड्रोजन और बचे तो दोनों को अलग लिख दिया ऐसे, तो इसका नाम होगा हाइपोफास्फोरस अम्ल। फिर है H3PO3, इसका नाम है फास्फोरस अम्ल, फास्फोरस अम्ल। ठीक है, इसकी संरचना बनाएंगे तो इसकी वैसे बनेगी, एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में इसमें क्या बचा, 3 तो हाइड्रोजन बचे और 2 ऑक्सीजन बचे, 2 ऑक्सीजन बचे, तो 2 हाइड्रोजन और जो 2 ऑक्सीजन है उनको तो OH के रूप में लिख देंगे। अब क्या बचा इसमें, अब इसमें बचा एक हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन को ऐसे लिख दिया, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से। फिर फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल क्या होता है, H3PO4, H3PO4 फास्फोरिक अम्ल।
H3PO4, तो एक ऑक्सीजन को तो डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे H3PO4, तो यहाँ पे कितने क्या बचा, 3 तो हाइड्रोजन बचे और ऑक्सीजन कितने बचे 3, तो 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन को कैसे लिख देंगे OH के रूप में। अगर मान लो हाइड्रोजन अकेले और बचे तो उनको अकेले हाइड्रोजन के रूप में लिख देते, ऐसे लिखते हैं इनको, ठीक है। तो ये हुआ हाइपोफास्फोरस अम्ल, फिर फास्फोरस अम्ल, फिर फास्फोरिक अम्ल। उसके बाद में ये जो फास्फोरस अम्ल है उसको अपन ऑर्थोफास्फोरस अम्ल भी बोलते हैं, फास्फोरस अम्ल बोलते हैं या फिर ऑर्थोफास्फोरस अम्ल। ऑर्थो का मतलब होता है एक अकेली इकाई जब जुड़ी हुई होती है तब उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो जैसे ऑर्गेनिक में एक के लिए क्या बनता है, ऐसे बोलते हैं ना मोनो डाई ट्राई, इस प्रकार से, है ना। तो उसमें ऑर्थो भी एक अकेले बहुलक के लिए बनता है, एक अकेली जब संरचना होती है, एक इकाई होती है, तो उसके लिए क्या बोलते हैं अपन ऑर्थो वर्ड यूज में लेते हैं। अब अगर अपन इसके बाद में ये देखें, इसमें देखो एक पायरो वर्ड होता है, पायरो, इस पायरो वर्ड को हमेशा ध्यान में रखना है। पायरो वर्ड का मतलब होता है उस यौगिक को गर्म करने के बाद में जब उसमें से H2O निकल जाता है तब उसके अपन क्या लगाते हैं, पायरो। जैसे मैं आपको ऐसे बोलूँ पायरोफास्फोरस अम्ल या पायरो ऑर्थोफास्फोरस अम्ल, तो ऑर्थो जो फास्फोरस अम्ल है उसकी 2 इकाई लेंगे और उसमें से एक H2O हटा देंगे, जो बच जाएगा ना वो क्या बचेगा, फास्फोरस अम्ल बचेगा, या जो पायरोफास्फोरस अम्ल बचेगा। फास्फोरस अम्ल की 2 इकाई लें और उसमें से एक H2O हटा दें, तो उसके बाद में जो बचेगा वो क्या बचेगा, फास्फोरस और पायरोफास्फोरस अम्ल बचेगा। जैसे इसके अंदर अपन ये फास्फोरस अम्ल है, इसका अपन ने 2 इकाई ली तो 2H3PO3 लिया, तो ये क्या बन जाएगा, H 2 से करोगे 2 इकाई H6P2 और 6, ये बन गया। अब इसी जो इकाई बनी 2 इकाई लेने के बाद उसमें से क्या करो, गर्म करके H2O हटा दो, तो इसमें से H2O हटा दोगे तो 2 हाइड्रोजन गए, तो क्या बचा यहाँ पे H4P2O5। अभी ये जो H4P2O5 है इसको अपन क्या बोलेंगे, H4P2O5 को बोलेंगे अपन पायरोफास्फोरस अम्ल। क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, पायरोफास्फोरस अम्ल। तो अगला है अपने पास में पायरोफास्फोरस अम्ल। देखो ये फास्फोरिक ये जो संरचना है फास्फोरस की जो ऑक्सीजन, इसमें कुछ ज़्यादा रटना नहीं है अपने को, है ना। ये तीनों तो मैंने आपको बनाना सिखा दिया। हाइपोफास्फोरस अम्ल, हाइपो वर्ड केमिस्ट्री में कहाँ यूज में लेते हैं, जहाँ जिस इकाई से पहले ये हाइपो जुड़ा उसका मतलब उनकी संख्या क्या है, कम है, तो हाइपोफास्फोरस अम्ल मतलब H3PO2 को बोलते हैं। फिर ऑर्थोफास्फोरस अम्ल या फास्फोरस अम्ल भी कई बुकों में आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, H3PO3। फिर फास्फोरिक अम्ल तो H3PO4। इनको बनाने की क्या संरचना है, इसको बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए देखिए अपन ऐसे करेंगे कि जितने ये फास्फोरस के अम्ल हैं इन तीनों की जो सिंगल ये इकाई है उसमें अपन ने क्या किया, जितने मैंने सबसे पहले आपको क्या होता है कि जो फास्फोरस है उसके साथ में एक ऑक्सीजन को क्या कर दो, डबल बॉन्ड से जोड़ दो। एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ने के बाद में जितने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचते हैं उन ऑक्सीजन और हाइड्रोजनों में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जोड़े बना, जैसे हमारा 2 बच गए, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, तो 2 OH लिख दो, ठीक है। एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन बच गए, 1 OH लिख दो। फिर भी अगर हाइड्रोजन अकेले बच जाएं तो हाइड्रोजन और लिख दो। जैसे H3PO2 था, है ना, तो इसमें एक ऑक्सीजन को तो अपने फास्फोरस और ऑक्सीजन इसके साथ में डबल बॉन्ड के साथ में लिख दिया। उसके बाद में अपने पास में क्या बचा, इसमें एक ऑक्सीजन और एक फास्फोरस गया, उसके बाद में 2 तो क्या बचे, हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन क्या बची, एक ऑक्सीजन बची। तो एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन को, तो अब 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बचा, तो एक ऑक्सीजन और जो एक हाइड्रोजन है उसको तो लिख दिया OH के रूप में। फिर उसके बाद में 2 हाइड्रोजन और बच गए, 3 हाइड्रोजन बचे यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन और बचे, तो 2 हाइड्रोजनों को क्या लिख देंगे, 2 हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड के साथ में लिख देंगे, ठीक है। तो ये 2 हाइड्रोजन हुए और एक क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन हुआ, तो एक ऑक्सीजन को यहाँ पे लिख लिया। तो अपन क्या करेंगे, फास्फोरस के साथ में पहले एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ में लिख देंगे, उसके बाद में जितने ऑक्सीजन बचेंगे और जितने हाइड्रोजन बचेंगे उसमें से ऑक्सीजन हाइड्रोजन को मिला के जितने जोड़े बनते हैं ना OH के, वो लिख देंगे। फिर भी अगर हाइड्रोजन की संख्या बच गई तो OH लिख देंगे। तो ये पहला हुआ। दूसरा देखो, ऑर्थोफास्फोरस अम्ल में अपन ने क्या किया, H3PO3 था,
अब हमने एक ऑक्सीजन और एक फास्फोरस को अपने डबल बॉन्ड के साथ में लिख दिया। उसके बाद में अपने पास में एक ऑक्सीजन गया, एक फास्फोरस, 3 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बचे, 3 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बचे इस यौगिक के अंदर। तो 3 हाइड्रोजन में से 2 OH लिख दिया अपने, 2 OH, तो 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन गए, फिर भी एक हाइड्रोजन बच गया, उसको एक को अकेले को लिख दिया ऐसे। फिर फास्फोरिक अम्ल है H3PO4, इसमें क्या है, एक ऑक्सीजन को अपन ने डबल बॉन्ड के साथ में लिख दिया, फिर कितने 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन बचे, तो 3 OH के रूप में लिख दिया। 3 OH के रूप में लिखने के बाद में क्या बचा, कुछ नहीं बचा, है ना। तो ऐसे बनता है, तो कुछ नहीं बचा, तो ऐसे अगर मान लो हाइड्रोजन बच जाते तो एक एक हाइड्रोजन और लिख देते, ऐसे करते हैं। फिर उसके बाद में ये पायरो वर्ड है, तो अपन पायरो किसका भी बना सकते हैं, इसका और इसका आपकी जो सिलेबस है उसमें मेंशन है। 12th की जो RBSE CBSE बोर्ड है उसमें ये चीज़ें मेंशन है। तो उसके बाद में क्या होता है, जो पायरोफास्फोरस अम्ल है, पायरोफास्फोरस जो अम्ल है, इस पायरोफास्फोरस अम्ल के अंदर जिस वर्ड से पहले पायरो लगा हुआ है, जिस वर्ड से पहले पायरो लगा हुआ है, पहले उससे जो लगा हुआ है उससे पहले, जिसके पहले लगा हुआ है, तो इसको पहले इसकी 2 इकाई, जैसे फास्फोरस अम्ल अपने लिखा पायरोफास्फोरस अम्ल, तो फास्फोरस अम्ल की अपन क्या करेंगे, पहले 2 इकाई लेंगे, फिर दोनों जो इकाई हैं उनमें से एक दोनों को जोड़ देंगे और एक H2O हटा देंगे गर्म करके, है ना। तो अपने को तो क्या करना है, एक H2O हटाना है, एक H2O हटाते क्या बन जाएगा, पायरोफास्फोरस अम्ल बन जाएगा। जैसे ये मान लो अपने पास में है फास्फोरस अम्ल H3PO3, अपन ने क्या किया, इसके 2 अणु लिए, पहले क्या कर लो, इसके 2 अणु ले लो, तो क्या बन जाएगा H6P2O6, ये बन गया, इसके 2 अणु बन गए H6P2O6। अब इसकी जो 2 अणु बन गए, इस दोनों अणुओं में से क्या कर देंगे अपन, H2O हटा देंगे, तो यहाँ से H6 था, 2 हाइड्रोजन गए, तो H कितने बचे 4, P2 तो P2 क्या P2O6, तो एक ऑक्सीजन गया, तो क्या बच गया P2O5, H4P2O5, H4P2O5। तो H3PO3 जो है उसके 2 अणु ले, दोनों अणु में से क्या बना, 2 अणु लेकर के H6P2O6 बना, उसमें से H2O हटाया, H2O हटाते क्या बन गया H4P2O5, ठीक है। तो ये हो गया पायरोफास्फोरस अम्ल, तो पायरोफास्फोरस अम्ल हो गया। इसी प्रकार से या फिर अपन इसको पायरो ऑर्थोफास्फोरस अम्ल भी बोल सकते हैं। अगर अपन इसका बनाए, फास्फोरिक अम्ल है, इसका अपन पायरो बनाए, तो इसका देखो, इसकी संरचना भी देख लेते हैं। चलो संरचना बाद में देखते हैं, पहले इसका पायरो और बनाते हैं फास्फोरिक अम्ल का। तो पायरोफास्फोरिक अम्ल, तो इस पायरो को तो छोड़ो, पहले फास्फोरिक अम्ल लेंगे, तो H3PO4। अब इसके क्या लेंगे अपन, 2 अणु लेंगे, 2 अणु लेंगे, 2 अणु लेके इसका क्या बन गया H6P2O8, और इसमें से क्या कर देंगे H2O हटा देंगे, क्या करेंगे H2O हटाएंगे। अब इसमें से जब H2O हटाएंगे तो ये क्या बनेगा H4P2O7, ये क्या बन गया, पायरोफास्फोरिक अम्ल बन गया। अब इसकी देखो संरचना बनाते हैं अपन, संरचना में ये क्या है H4P2O5। तो पहले तो इसकी संरचना देखो, पहले फास्फोरस और ये दूसरा फास्फोरस। अगर ऑक्सीजन भी सम संख्या में है तो दोनों के बीच में क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन लिखेंगे, तो ये एक ऑक्सीजन लिखा और ये एक ऑक्सीजन लिखा, ठीक है, ये हो गया POP। उसके बाद में इसमें क्या है, ये दोनों ऑक्सीजन, ये दोनों फास्फोरस और एक ऑक्सीजन काम में आ गया। अब इसमें क्या बचा है, 4 हाइड्रोजन बचे हैं और 4 ही क्या बचे हैं, ऑक्सीजन भी बचे हैं, 4 हाइड्रोजन बचे हैं और ऑक्सीजन कितने बचे हैं, 4 बचे हैं, ठीक है। POP मतलब दोनों फास्फोरस और एक ऑक्सीजन काम में ले लिया। जब भी सम संख्या में आते हैं ना, इसकी थोड़ी संरचना अपन समझ के रख के याद रख सकते हैं। बाकी जो नाइट्रोजन के हैं, है ना, तो उनको क्या थोड़ा मतलब बार बार देखने से याद हो पाएंगे वो। तो जैसे ये 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन और इसमें 2 फास्फोरस थे वो लिख दिए और एक ऑक्सीजन था वो भी आ गया। तो अब 4 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन बचे। तो 4 ऑक्सीजन में से एक एक को क्या करो, पहले डबल बॉन्ड से जोड़ दो, तो 2 ऑक्सीजन गई। अब क्या बची, 2 ऑक्सीजन बची, तो एक OH इसको दो और एक OH इसको दो। अब क्या बचा है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन और बचे हैं, तो दोनों हाइड्रोजनों को दे दो एक एक,
एक इसको और एक इसको, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये बन गया फास्फोरस जो अम्ल था उसका कैसे बनाया, 4 हाइड्रोजन, मतलब 4 हाइड्रोजन थे, तो देखो 4 हाइड्रोजन है, 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे हैं, 5 ऑक्सीजन है, तो 5 थे, 1 2 3 4 5, और 2 फास्फोरस है, तो इसके अंदर 2 फास्फोरस हैं। इसके अलावा इसको देखो एक तरीके से और अपन कर सकते हैं। अपन ने क्या किया, 2 H3PO2 लिए थे, है ना, इसी संरचना को देखो, तो H3PO2 की संरचना तो अपने पास में बनी हुई है, मतलब ये तो आपको बनानी आती है पहले से ही, ठीक है, H3PO2, H3, ये अपन इसका बनाना है H3PO3 का, तो H3PO3 की ये वाली संरचना है, ये H3PO3 की ये संरचना, तो ये कौन सी की है, फास्फोरस अम्ल की। अब अपन ने क्या किया, इसमें 2 अणु लिए, तो 2 अणु लिए, तो इसमें एक और फास्फोरस की अम्ल की ये संरचना ले ली, और ये दूसरा OH। अब इसमें से क्या किया अपन ने, एक H2O निकाला, तो H2O निकाल दो, ठीक है, तो H2O निकाल दो, OH और इधर से H, ऐसे H2O निकाल दो इसमें से, OH और H, तो ये ऐसे H2O निकालोगे तो अपने पास में क्या बनेगा, या अपन इसको देखो ऐसे घुमा देता हूँ मैं, क्योंकि पास में आने से क्या दोनों ये कट जाएंगे, ऐसे लिख दिया, वो का वही है। अब इसमें से क्या करो, H2O निकाल दिया, ऐसे H2O निकाल दिया, अब बाकी जो बचा है उसको जोड़ करके लिख दो, मतलब फास्फोरस के साथ में एक डबल बॉन्ड, एक OH एक हाइड्रोजन, ये का यही है। फिर ये ऑक्सीजन, क्योंकि ये H2O तो गया यहाँ से, ये ऑक्सीजन तो ये ऑक्सीजन, फिर ये फास्फोरस तो ये, फिर डबल बॉन्ड OH OH और ये हाइड्रोजन तो ये हाइड्रोजन, तो अपन ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये संरचना अगर पहले से सीखी हुई है तो उसमें से H2O हटा देंगे, और H2O हटाने से क्या बन जाएगी, पायरो फास्फोरस अम्ल की संरचना बन जाएगी। इसी प्रकार अपन दूसरा देखो क्या है, फास्फोरिक अम्ल, मतलब पायरो फास्फोरिक अम्ल, तो अपन ने क्या किया, 2 अणु लेकर के ये लिख लिया, सूत्र तो आ गया। अब इसकी जब संरचना बनाएंगे तब अपन क्या करते हैं, इसकी भी एक बार के लिए वही संरचना वापस बना लेते हैं, क्योंकि इससे आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, क्या बचा क्या नहीं बचा, है ना, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। H2O हटाना है बस सीधा, ये 2 अणु लिए, अब इसमें से H2O हटा दो, ये हट गया H2O, तो अब क्या बना, ये बन जाएगा P डबल बॉन्ड O OH, जो बच गया उसको लिख दो, बस ये H2O ही तो हटा दिया अपन ने, तो बाकी तो कुछ किया ही नहीं। फिर ये ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन, फास्फोरस डबल बॉन्ड OH और OH, तो ऐसे भी अपन संरचना इसकी बना सकते हैं। या फिर अगर अपन इसकी डायरेक्ट बनाना चाहें तो डायरेक्ट बना लो, H4P2O7 है, तो एक ऑक्सीजन तो क्या करोगे, दोनों के बीच में दोगे, तो एक फास्फोरस दूसरा फास्फोरस, दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन रखोगे, रख दिया। फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन बचे, तो 4 हाइड्रोजन तो मतलब 4 तो OH समय बना लिए, और 2 ऑक्सीजन बची, तो 2 ऑक्सीजन कैसे लिख दिया, इस प्रकार के, ठीक है। तो ये पायरो फास्फोरिक अम्ल हुआ। फिर उसके बाद में फास्फोरस का जो अगला ऑक्सी अम्ल है वो है साइक्लोमेटा फास्फोरिक अम्ल, साइक्लोमेटा फास्फोरिक अम्ल। साइक्लोमेटा फास्फोरिक अम्ल, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है उसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, इसका होता है HPO3 का होल N, होल N तो हो जाता है, मतलब मेटा की जगह पॉली आ जाएगा, फिर साइक्लो पॉली फास्फोरिक अम्ल, ये मेटा है तो इसमें एक ही इकाई रखेंगे, तो HPO3 का होल थ्राइस। अब इसकी जो को संरचना बनाने में अपन कैसे याद रखेंगे इसकी संरचना को, अपन क्या करेंगे, पहले एक बेंजीन बना लेंगे, मतलब बेंजीन की जैसे हेक्सागोनल संरचना बना लेंगे, 6 कोणीय संरचना बना लेंगे, ठीक है। अब ये षटकोणीय संरचना बन गई। अब इसमें होल N है, होल N है, तो 3 फास्फोरस होंगे, ठीक है, इसके अंदर एक कुल मिला के ऐसे बन जाएगा H3P3O9, ऐसे बन गए, ठीक है। तो 3 फास्फोरस हैं, तो पहले एक एक जगह छोड़ करके तीनों फास्फोरस लिख दो, लिख दे तीनों फास्फोरस। उसके बाद में इसमें देखो क्या बचा, 3 हाइड्रोजन और 9 ऑक्सीजन बचे हैं, 9 ऑक्सीजन बच गए और 3 हाइड्रोजन बच गए। अब जो 3 हाइड्रोजन बचे हैं उन, ये जो 3 ऑक्सीजन, जो 9 ऑक्सीजन जो बचे हैं उनमें से 3 जो ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन का अपन अभी क्या कर लेंगे, एक जुगाड़, जैसे जितने अपनी जगह छोड़ी थी वहाँ पे सब जगह पे अपन क्या लिख देंगे, एक एक ऑक्सीजन लिख देंगे। तो इन सब जगहों पे अपन क्या क्या एक एक ऑक्सीजन
लिख दिया ऐसे, इसके समान, मतलब बेंजीन के जैसे बनाया जानबूझ के ताकि ये हेक्सागोनल बन जाए। ठीक है, एक एक जगह छोड़ करके अपन ने क्या एक एक फास्फोरस लिख दिया, जो बच गई जगह उनके बीच बीच में एक एक क्या लिख दिया, फास्फोरस लिख दिया, ये ऑक्सीजन लिख दिया, कुल मिला के एक ऑक्सीजन फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस ऐसे 6 जगहों पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में देखो 3 हाइड्रोजन बचे और 6 ऑक्सीजन बची, 3 हाइड्रोजन बचे इसके अंदर और 6 ऑक्सीजन बची। तो जो 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन का 3 OH समूह बना लेंगे अपन, 3 OH समूह। तो एक OH इसको दे दो, एक OH इसको दे दो और एक OH इसको दे दो। अब क्या बचा है, 3 ऑक्सीजन बची है, तो एक ऑक्सीजन इसको दो, एक इसको दो और एक इसको दो। ऐसे संरचना बनती है इसकी, साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक अम्ल। इसकी देखो दोबारा से, पहले एक बेंजीन के जैसे संरचना बनाएंगे, बेंजीन की जैसे संरचना बनाने के बाद में फास्फोरस ऑक्सीजन क्रमांतर रूप से लिखेंगे, मतलब कुल मिला के हेक्सागोनल, तो 3 ऑक्सीजन और 3 फास्फोरस लिखेंगे एक जगह छोड़ करके एक बार। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, जो OH है तो 3 OH हैं तो तीनों OH लिख दिए 3 OH। फिर उसके बाद में जो 3 फास्फोरस थे तो तीनों के बाद में 3 ही ऑक्सीजन बचे अपने पास में, तो 3 ऑक्सीजन तीनों के एक एक क्या कर दिया, अपने ऑक्सीजन दे दिया, तो ये साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक अम्ल हो गया। तो ये फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल हुए। फास्फोरस की जो ऑक्सी अम्ल हुए, अपन ने अब तक किसके अंदर जो P ब्लॉक के तत्व हैं उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा है, ये एक तो ये चीज़ें पढ़ी हैं कि भाई जो P ब्लॉक के तत्व हैं कौन से आवर्त में होते हैं, कौन से वर्ग में होते हैं, उनकी परमाणु त्रिज्या के ऊपर कौन सा क्या प्रभाव पड़ता है ना, इस प्रकार की चीज़ें अपने पढ़ी हैं। उसके बाद में अगला अपने उठाया था कि इसकी संरचनाएं, जो P ब्लॉक के तत्व हैं उनकी महत्वपूर्ण संरचनाएं, उसमें अपने नाइट्रोजन के ऑक्साइड पढ़े हैं और फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल पढ़े हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड और फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल, ये 2 प्रकार के अपने क्या किए संरचनाएं पढ़ी हैं। फास्फोरस की जो ऑक्सी अम्ल है उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि इसकी जो अक्रिय गैस है उसकी संरचनाएं, अक्रिय गैस के यौगिक, या फिर अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जीनोन के यौगिक, जीनोन के यौगिक, जीनोन के यौगिक। देखो जीनोन के यौगिकों में XeF2, XeF4, XeF6, XeOF4, XeO2F2, ठीक है। उसके बाद में XeO3, XeO2, चलो ये तो हो गया XeO2 वाला, तो यहाँ तक देखते हैं एक बार, ठीक है। ये कुछ अपने यौगिक लिए जो जीनोन है उसके कुछ यौगिक लिए। अब इसकी भी अपन वैसे संरचना बनाएंगे, है ना। और इसमें एक चीज़ और होती है, इसमें संकरण पूछा जाता है, और ये जो यौगिक हैं उनकी आकृति कैसी है ये चीज़ पूछी जाती है, उसका आकार कैसा है। तो देखो मैं पहले संकरण का रूल बता देता हूँ। संकरण का रूल क्या होता है, सिग्मा बंध प्लस लोन पेयर, क्योंकि ये अभी अपने काम में आने वाला है। तो संकरण का रूल क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, लोन पेयर, या अपन इसको ऐसे कह सकते हैं, सिग्मा बंध तो क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है। सिग्मा बंध का मतलब होता है जितना वो बंधों की संख्या है, और लोन पेयर का मतलब होता है बंध बनाने के बाद में जितने इलेक्ट्रॉन बच गए उनका आधा। लोन पेयर का या फिर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं इसको। तो लोन पेयर का क्या मतलब, बंध बनाने के बाद में जितने इलेक्ट्रॉन बच गए उनके आधे, वो लोन पेयर में गिने जाते हैं। जैसे बंध बनाने के बाद में किसी के पास में 4 इलेक्ट्रॉन बच गए तो 2 लोन पेयर हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए तो 3 लोन पेयर हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो 1 लोन पेयर हो जाएगा। ऐसे जितने इलेक्ट्रॉन बच गए बंध बनाने के बाद में उसके आधे होते हैं लोन पेयर, ठीक है। तो अब Xe जो F2 है, XeF2 है, उसकी संरचना तो Xe ये जिनोन हो गया और ये फ्लोरीन हो गया, बन गया XeF2, है ना। अब इसमें सिग्मा बंध कितने हुए, 2 सिग्मा हुए। लोन पेयर कितने हुए इसके अंदर, लोन पेयर देखो 2 तो सिग्मा बंध में गए, एक इधर एक इधर, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे आइटम को उसमें 8।
8 में से कितने बचे इसके पास में? 6। 6 में कितने लोन पेयर हुए? 3 लोन पेयर। अब इन दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ? 5। तो संकरण कौन सा होगा? sp3d। अब sp3d संकरण आ गया। उसके बाद में देखो इसमें XeF4, तो XeF4 की संरचना बनाओ पहले। Xe और 4 फ्लोरीन, 1 2 3 और 4, ये चारों हो गए। अब भी कितने? 2 लोन पेयर बचे, तो ये पहला लोन पेयर और ये दूसरा लोन पेयर, है ना। यहाँ ऐसे इसको दर्शाना जरूरी नहीं है, बस ऐसे दर्शा दिया मैंने, है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, बचे कितने? 4, तो 2 लोन पेयर हो गए। सिग्मा बंध कितने हैं? मतलब बंधों की संख्या कितनी है? 4, तो 4 हुए सिग्मा बंध। 4 सिग्मा और लोन पेयर 2, तो संकरण कौन सा हुआ? 4 और 2 कितने हुए? 6, ठीक है। तो संकरण कौन सा हुआ? sp3d2। उसके बाद में XeF6 में देखो, ये Xe हुआ और F6, तो 6 इसमें अपन ने क्या जोड़ दिए? फ्लोरीन जोड़ दिए। ये 6 फ्लोरीन अपन ने जोड़ दिए इसके साथ में, 6 फ्लोरीन जोड़ दिए, तो सिग्मा बंध तो कितने हो गए? 6 हो गए, 6 सिग्मा हो गए। प्लस लोन पेयर कितने हुए? 6 तो खर्च हो गए, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 1 ही लोन पेयर हुआ, तो 1 लोन पेयर। दोनों मिला के कितने हुए? 6 और 1 7। संकरण कौन सा हुआ? sp3d3, ठीक है। उसके बाद में अगला है XeOF4। XeOF4, तो ये ऑक्सीजन, ये जिनोन Xe। F4 मतलब 4 फ्लोरीन जोड़ने हैं, तो ये अपन ने क्या किए? 4 फ्लोरीन जोड़ दिए और 1 ऑक्सीजन जोड़ दिया डबल बॉन्ड से, ठीक है। अब इसके अंदर सिग्मा बंध कितने हुए? 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा हुए। देखो चाहे सिंगल बॉन्ड हो और चाहे डबल बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही होता है, तो 5 क्या हुए? सिग्मा। अब लोन पेयर कितने हुए? इलेक्ट्रॉन कितने खर्च हो गए? 4 तो यहाँ से, 2 यहाँ से, 6 तो 8 थे, 8 में से 6 खर्च हो गए, तो कितने बचे? 2, तो 2 लोन पेयर हुए इसमें, तो 2 लोन पेयर। अब देखो 5 और 2 7, संकरण कौन सा हुआ? sp3d3, ठीक है। 5 सिग्मा और 6 खर्च हो गए, तो 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 6, 1 ही लोन पेयर रहेगा इसमें, 1 लोन पेयर, तो ये sp3d2 हो जाएगा। देखो वापस से 1 2 3 4 और 1 ये सिग्मा बंधु हुए कितने? 5। अब 6 4 तो यहाँ से और 2 यहाँ से, 6 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 1 लोन पेयर बचा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद में ये देखो XeF, XeO2F2, तो ये F वापस F, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये 1 2 3 4, ठीक है। तो सिग्मा बंध कितने हुए? 4। देखो सिग्मा बंध चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, एक ही होता है ना। तो 1 2 3 4 तो सिग्मा हुए, और लोन पेयर 2 और 2 4 और 2 ये 6 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, तो 1 ही लोन पेयर बचा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो 1 लोन पेयर बचा। तो ये कितने हो गए? 4 और 1 5, 5 में कौन सा हो जाएगा? sp3d। उसके बाद में ये XeO3, XeO3 में देखो XeO3, तो सिग्मा कितने हुए? 3, ठीक है। सिग्मा कितने हुए? 3 सिग्मा हुए। अब उसके बाद में इसके अंदर लोन पेयर कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, तो 1 लोन पेयर बचा, 1 लोन पेयर बचा, तो 3 और 1 4, तो संकरण कौन सा हुआ? sp3 हुआ। इस प्रकार से आता है। अब इनकी सबकी अपन संरचना लिखेंगे। देखो 2 सिग्मा है और 1 लोन पेयर, संकरण कौन सा हुआ? sp3d। अगर इसमें एक भी लोन पेयर नहीं होता तब इसकी संरचना कौन सी होती? त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। ऐसे त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय इसकी संरचना होती।
अब इन्होंने क्या कहा कि इसके अंदर क्या है, 3 लोन पेयर हैं, तो 3 लोन पेयर हैं, तो अब इसकी संरचना कुछ और हो जाएगी। ऐसे बनती है इसकी संरचना। अगर एक भी लोन पेयर नहीं होता, 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर है, इसलिए इसमें sp3d संकरण है, इसकी त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय आकृति होती। अब इसमें 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा, तो ये लोन पेयर तीनों अगर मैं हटा दूं, ये सिग्मा 1 तीनों हटा दूं, क्योंकि इसकी जगह क्या है, 3 लोन पेयर है। 3 लोन पेयर है, एक लोन पेयर यहाँ पे ऐसे, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और जो 2 सिग्मा बंद है वो किससे जुड़े हैं, फ्लोरीन से जुड़े हुए हैं। तो ये इसकी संरचना हो गई। ठीक है, ये 3 लोन पेयर हो गए और 2 क्या हो गए, इसके सिग्मा बंद हो गए। इसके बाद में देखो इसमें संकरण है sp3d2, तो आयताकार द्विपिरामिडीय इसकी आकृति होती अगर एक भी सिग्मा बंद नहीं होता तब। अगर एक भी सिग्मा बंद नहीं होता तब इसकी आकृति होती आयताकार द्विपिरामिडीय। पर इसमें लोन पेयर कितने हैं, 2। तो एक तो ये ऊपर वाला लोन पेयर बना देते हैं और एक ये वाला लोन पेयर बना देते हैं, तो ये 2 लोन पेयर बन गए, है ना। और अक्ष है 4 है, तो 4 यहाँ पे रख दिए अपन ने, ये लो। ठीक है, तो ये संरचना हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे अब, आयताकार या समतल आयताकार बोल देंगे। इसका नाम क्या है, रेखीय। इसकी आकृति कैसे हो जाएगी, रेखीय, क्योंकि लोन पेयर को आकृति में कंक्लूड नहीं करते हैं, बस यही रेखीय आकृति यही रहेगी। और इसको समतल वर्गाकार, इसका नाम क्या हो जाएगा, समतल वर्गाकार। समतल वर्गाकार। उसके बाद में sp3d3 में देखो, इसका संकरण है sp3d3। इसकी संरचना होती अगर इसमें एक भी लोन पेयर नहीं होता तब। जब इसमें एक भी लोन पेयर नहीं होता तब इसकी संरचना कैसी होती, पंचकोणीय और द्विपिरामिडीय। पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। परंतु इसमें एक लोन पेयर है, तो मान लो अपन ने ये वाला लोन पेयर बना दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, फ्लोरीन। तो ये 6 फ्लोरीन हो गई और ये एक क्या हो गया, लोन पेयर हो गया। तब इसके अब आकृति कौन सी हो जाएगी, वर्गाकार, ये अष्टफलकीय। पर अष्टफलकीय में कौन सी, विकृत अष्टफलकीय, या फिर पंचकोणीय पिरामिडीय भी नाम है इसका। तो इसका नाम हो जाएगा विकृत अष्टफलकीय। विकृत अष्टफलकीय, तो ये नाम हो गया। उसके बाद में ये वाली sp3d2, तो वही sp3d2 देखो, ये अगर इसमें एक भी सिग्मा बंद नहीं होता तब इसके अंदर आकृति होती है आयताकार द्विपिरामिडीय। 2 सिग्मा बंद हुए तो आयताकार, दोनों को अपन ने क्या कर दिया, आयताकार। फिर ओनली वर्गाकार द्विपिरामिडीय होती है, उसकी जगह वर्गाकार हुई। अब इसके बाद में अपन अगर एक ही लोन पेयर है तो एक तो यहाँ पे बंद बना देंगे और एक को लोन पेयर छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये xe, ये सब में बीच में तो वही है सेंट्रल का, तो xe है। तो इसमें अपन पहले वर्गाकार बनाएंगे आकृति और द्विपिरामिडीय की जगह एक ही पिरामिड रखेंगे, क्योंकि एक क्या हो जाएगा, लोन पेयर। तो एक तो लोन पेयर रख दिया और एक क्या लिख देंगे अपन, बंद लिख देंगे ऐसे, ये बंद हो गया। और एक लोन पेयर, अगर दोनों लोन पेयर तो यहाँ पे भी लोन पेयर बना देते। उसके बाद में देखो ये वाला sp3d, मतलब ये वाला पंचकोणीय द्विपिरामिडीय था, ये त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय था। अब अगर इसमें एक ही लोन पेयर होगा तब कौन सी आकृति होगी, लेकिन इसकी टी शेप प्रकार की आकृति आएगी, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। ये त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय आकृति हुई। अब इस त्रिभुजीय केंद्र में तो xe या जीनोन लिखेंगे। अब जीनोन लिखने के बाद में ऐसे संरचना होती इसकी, ऐसे त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय होती। लेकिन इसमें क्या है, एक क्या है, लोन पेयर। तो अपन ने क्या किया, इस एक को अपन लोन पेयर बना दिया, ये वाला अपन ने क्या कर लिया, लोन पेयर बना लिया। बाकी के अपने पास में क्या बची, XeO2 है और F2 है। तो एक ऑक्सीजन, दूसरी ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और फिर फ्लोरीन, ऐसे। तो ये संरचना बन जाएगी। फिर उसके बाद में XeO3 है, इसमें संकरण कौन सा है, sp3 या फिर चतुष्फलकीय है, और लोन पेयर की कितना है, एक। तो इसकी आकृति अपन यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे xe, और इसकी आकृति होती है ऐसे चतुष्फलकीय।
ऐसे चतुष्फलक होती, लेकिन इसमें क्या है, एक लोन पेयर। तो इसमें एक बंद को क्या बना दिया, लोन पेयर, और बाकी 3 जगहों को किस में लिख दिया, तीनों को बंद बना के किसका जोड़ दिया, ऑक्सीजन का बंद बना दिया। तो ये अपने पास में जो जिनोन के महत्वपूर्ण यौगिक या फिर अक्रिय गैसों के जो यौगिक है उसकी बात हुई। उसमें अपन ने क्या क्या देखा है, उसकी संरचना देखी है, संकरण निकाला है, इसकी आकृति कैसे बनती है, उस आकृति का क्या नाम है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वर्गाकार पिरामिडीय। इसका नाम हो गया वर्गाकार पिरामिडीय, वर्गाकार पिरामिडीय। फिर उसके बाद में इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, ये फ्लोरीन है एफ, ऐसे मैंने उल्टा हाथ से लिखा था इसलिए थोड़ा ऐसे दिख रहा है आपको, और ये भी फ्लोरीन है इसी का। तो इसमें क्या है, एक लोन पेयर है, तो इसकी टी शेप हो जाएगी आकृति, टी शेप, टी शेप, ठीक है। उसके बाद में इसकी यहाँ पे बना दी, तो इसकी आकृति कैसी है, पिरामिडीय, पिरामिडीय, ठीक है, क्योंकि ये नीचे से चौड़ा और ऊपर से सकड़ा ऐसे पिरामिड के जैसे है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, पिरामिडीय। तो अपने अक्रिय गैसों के महत्वपूर्ण यौगिक कुल मिलाकर के अपने पी ब्लॉक के जो तत्व हैं, कौन है, पी ब्लॉक के तत्वों के अंदर अपन ने क्या क्या देखा है। फर्स्ट चीज़ अपन ने क्या देखी कि जो पी ब्लॉक के तत्व हैं वो कैसे हैं, आवर्त सारणी में पी ब्लॉक कहाँ पे स्थित है। उसके बाद में 13वें वर्ग से स्टार्ट है। उसके बाद में इसमें धातु है, धातु सारी चीज़ें हैं। इसकी परमाणु त्रिज्या कैसी होती है, आवर्त में कैसी होती है, वर्ग में कैसी होती है ना, ये सारी चीज़ें देखी। उसके बाद में अपने जो पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उसकी महत्वपूर्ण संरचनाएं पढ़ी, उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड पढ़े हैं, और उसके बाद में फास्फोरस के जो ऑक्सी अम्ल हैं उनको पढ़ा। और अब अपन ने क्या पढ़ा है, अक्रिय गैसों के यौगिक पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन ने नेक्स्ट वाली चीज़ पढ़ेंगे, कौन सी, सल्फर के यौगिक, सल्फर के यौगिक, ठीक है।